तो अभी राजा हरिश्चंद्र, दादा से एक बात निकले बता दूँ, राजा हरिश्चंद्र जब उन्होंने बनाई तो यहाँ पे रिलीज़ हो गई, मुंबई और महाराष्ट्र में चलती रही, फिर वो घूमने लगे जगह जगह। तो वो गए थे सूरत में, गुजरात में लेके गए। गुजरात में वो टेंट था, तभी थिएटर था ने, टेंट में फिल्म दिखाते थे। तो वहाँ पे वो शो रखा, लेकिन पहला दिन तो कोई आया नहीं, 4 शो रखे, 5 शो रखे, कोई आता ही नहीं, कोई टिकट नहीं जाता है। दूसरे दिन भी वही हुआ। तो दादा साहेब भी वो जे स्कूल आर्ट के थे, वो तो आर्टिस्ट थे, उनको मालूम था एड वर्ल्ड क्या होता है, एड वर्ल्ड क्या होता है। तो उन्होंने इसका कुछ चक्कर करना पड़ेगा, तो उन्होंने वहाँ के गुजराती पेपर में ऐड दी कि एक आने में एक 25 किलोमीटर लंबी फिल्म और उसमें 57,000 पिक्चर्स देखने, फोटो देखने को मिलेंगे। कहते हैं दिलीप कुमार जो लीजेंड हमारे एक्टर हैं कि उन्होंने वो स्वाभाविक डायलॉग्स बोलना शुरू कर दिया कि इतना था कि साउंड वाले को, मतलब साउंड वाला आके बोलता था कि सर थोड़ा ऊंचा बोलिए, क्योंकि उनकी आदत थी ना कि थिएट्रिकल डायलॉग्स बोलने। और दिलीप साहब बहुत ही नॉर्मल, क्या कहते हैं, क्लोजर टू लाइफ ऐसे संवाद करते थे। तो उन्होंने पहली बार लाया। लेकिन सिनेमा कैसे इवॉल्व हुआ उस स्वाभाविक? सिनेमा जब आया ना 1896 में, जब हमारे यहाँ, उस वक्त हमारा जो थिएटर था, हमारा जो नाटक था भारत का, वो बड़े पीक पर था। तो उनकी एक डायलॉग डिलीवरी होती थी और उस तरह से लोग बोलते थे। और उस तरह में क्या था कि माइक नहीं थे नाटक में, तो छोटी सी बात अगर बोलनी है, जिसको हम मर्मरिंग साउंड बोलते हैं, कि किसी के कान में बोलना है, कि मैं आता हूँ आपके कान में कुछ बोलता हूँ, अरे भाई सुना आपने, वो फलाने फलाने का ये हो गया। अभी ये कान में बोलने वाली बात है, लेकिन वो पहले रो में बैठा है और पीछे बैठा है, तो उसको भी सुनना चाहिए। तो न्यू थिएटर्स की जो फिल्में थी ना, वो ऐसे देवदास काइंड ऑफ लोगों की थी। वो प्यार मोहब्बत है, लड़की से प्यार, ये सारा उसमें था। तो मतलब बंगाल का एक कल्चर उसमें बड़ा उसी में होता था, उसकी राइटिंग, उसका कल्चर। और अगर मेरा प्यार सक्सेस नहीं हो तो मैं दारू पीऊँगा, मैं आत्महत्या करूँगा, मैं ज़िंदगी से निकल जाऊँगा, संन्यास बनूँगा, ऐसी सारी चीज़ें उनकी फिल्मों से आती थी। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? हमारी फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें बहुत सारे ट्रांजिशंस और इवोल्यूशंस हुए हैं कई सालों से, और इसकी जानकारी हमने पॉडकास्ट में लाई है पिछले कई एपिसोड्स में। और हमारे जो मेहमान हैं, जो हमारे साथ हमेशा कॉन्वर्जेशन के लिए तैयार रहते हैं, उत्सुक रहते हैं बड़े आम पे आने के लिए, वो है हमारे मेहमान अशोक राणे। ये बहुत बड़े समीक्षक हैं, निर्देशक हैं, लेखक हैं और फिल्म के अभ्यासक हैं। तो जब वो बताते हैं इन घटनाओं के बारे में या ट्रांजिशंस के बारे में, तो ऐसे लगता है कि जैसे आपके आंखों के सामने ये घटनाएं तैर रही हैं, है ना। तो अब की बार हम उनसे ये जान लेंगे कि प्रभात सिनेमा के पहले जब फिल्में बनती थी तो एक्टर्स मिलना आसान नहीं था। तो एक्टर्स कहाँ से आते थे, कैसे लाते थे एक्टर्स को, तो ये हम जान लेंगे। ये बड़े दिलचस्प किस्से हैं इसके। और इसके बाद प्रभात कंपनी बनी, प्रभात ने बहुत सारी फिल्में की, और प्रभात के बाद जो ट्रांजिशन हुआ वो है वास्तववादी सिनेमा। तो वास्तववादी सिनेमा, जिसको हम रियलिस्टिक सिनेमा कहते हैं, तो रियलिस्टिक सिनेमा तक कैसे पहुंची फिल्म इंडस्ट्री, या मेकर्स ने रियलिस्टिक सिनेमा को कैसे बनाना शुरू किया, एक्टर्स कैसे रियलिस्टिक हुए, ये सब हम जान लेंगे इस पॉडकास्ट में। और भी फिल्म के बारे में अगर जानकारी चाहिए, या क्या कहते हैं इतिहास के बारे में कुछ चाहिए, या फिल्म के इवोल्यूशन के बारे में कुछ अलग से कुछ चाहिए, तो आप हमको कमेंट्स में लिख सकते हैं। हम हमारे मेहमान से वो सारी किस्से लाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए इस बार फिर मिलते हैं अशोक राणे जी से। नमस्कार राणे साहब। नमस्कार। अब क्या कहते हैं, हम उस गंगा में बहते जा रहे हैं। तो जैसे हमने पिछले बार हमने कहा, डिस्कस किया था कि साइलेंट सिनेमा कैसा इवॉल्व हुआ, राइट। लेकिन एक मेरे मन में एक ख्याल, एक प्रश्न हमेशा आया कि जब साइलेंट सिनेमा से जब टॉकी सिनेमा हुआ और सिनेमा इवॉल्व होता गया, तो उसकी जो एडवर्टीजमेंट है या उसका जो हम पब्लिसिटी कहते हैं, वो तब था नहीं था। क्योंकि अब हम देखते हैं कि इतना खर्चा, इतना कॉस्ट पब्लिसिटी का होता है, अलग अलग माध्यम है उसके। तो उस ज़माने में क्या हुआ करता था, मतलब हाउ लोगों तक ये सिनेमा
पहुंचते कैसे थे? नहीं, एडवर्टाइजमेंट तो होनी चाहिए उसकी वजह, क्योंकि क्या था कि जैसे मैंने शुरू में बताया था कि सिनेमा एक ऐसा माध्यम है कि जिसका दर्शक बड़े पैमाने में, साहित्य सदियों से चल रहा है, नाटक सदियों से चल रहा है, लेकिन उसके दर्शक, उसके चाहते उनका वो कम पैमाने में है। लेकिन सिनेमा के साथ तो हर कोई सिनेमा देखता है, जो पढ़ा लिखा है नहीं सब लोग सिनेमा देखते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं वो लिटरेचर नहीं पढ़ते, साहित्य नहीं पढ़ते। और ये नाटक जो होता है, मेनली नाटक जिसको हम कहते हैं वो अर्बन लोगों का, मिडिल क्लास लोगों का होता है, और जो फोक होता है वो जो गांव कस्बे के रूरल के लोग होते हैं उनके लिए वो फोक थिएटर होता है। तो इस तरह से होता, तो वो सदियों से चल रहा था, उसकी कोई एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत नहीं थी, वो चल रहा है। लेकिन जब सिनेमा आया तो उसका दर्शक बढ़ा है। और दूसरी बात यह है कि चाहे साहित्य हो, चाहे नाटक हो, चाहे कोई कला हो, उसमें पैसे बड़े कम लगते हैं, लेकिन सिनेमा बड़ा खर्चा होता है। जितना खर्चा, तो खर्चा तो कम से कम आवे, फ़ायदा तो होना ही चाहिए, लेकिन खर्चा तो इतना खर्चा अगर लाना है वापस, तो लोगों तक बात जानी चाहिए कि हमने फिल्म बनाई है। अब ये कहाँ से सिलसिला शुरू होगा? अब ये भी बड़े मज़े की बात है। हमारे हिंदुस्तान में पहला सिनेमा का शो हुआ 7 जुलाई 1996 में, 1896, 1897 जुलाई 1896 सिनेमा लैंडेड इन इंडिया, दैट टू इन मुंबई। मुंबई से शुरुआत हुई। वो कौन आए थे? ल्यूमियर ब्रदर्स, जो मैंने सारी बातें आपको बताई है। तो वो जब आया तो अभी उस समय में तो थिएटर था नहीं, लोगों को बताने की बात थी, लोग कहाँ थे, थिएटर का था, ज़रूरत ही नहीं था। तो वो जो ल्यूमियर ब्रदर्स थे ना, वो हर देश में गए, तो उन्होंने क्या, उस देश के उस शहर में गए, जो बड़ा शहर है, वो बड़े शहर में गए। अभी बड़े शहर में जहाँ बड़े पैमाने में लोग कहाँ आते, तो वो यूरोप से आए थे, तो यूरोप के लिए सोशल लाइफ एक होती थी, सोशलाइजिंग का एक होता था। हमारा जो हिंदुस्तान का माहौल है, हम लोग सोशलाइजिंग क्या होता है कि अगर त्यौहार है तब हम सोशलाइज करते हैं, नहीं तो हम लोग मिलते नहीं एक दूसरे को, रिश्तेदार एक दूसरे के घर जाते हैं। लेकिन लोग एक जगह इकट्ठा हो गए, ऐसा कुछ अगर नाटक है, कुछ ये तमाशा है, तो लोग होते हैं। तो वो तो था नहीं हमारा कल्चर। फिर क्या था? तो 7 जुलाई 1896 में जब सिनेमा भारत में आया, तो उसका पहला शो हुआ था बैटसन होटल, जो मैंने आपको बताया। बैटसन होटल जहांगीर आर्ट गैलरी जो है मुंबई में, उसके डायगोनली अपोजिट एक बिल्डिंग है, आज भी हो बिल्डिंग, उसको एस्प्लेनेड हाउस बोलते हैं। वहाँ पे 1870 में 1870 में बड़ा थिएटर होटल बना था, जिसको हम 5 स्टार होटल कहेंगे आजकल की भाषा में, वैसा उस ज़माने का बड़ा होटल था। तो उसके 200 के करीब कुछ कमरे थे उसमें, इतना बड़ा होटल था वो। और उसमें लोग आते थे, वहाँ पे रेस्टोरेंट था। तो उस ज़माने में कौन आते थे? ब्रिटिश आते थे, कुछ पारसी लोग आते थे, कुछ हिंदुस्तानी लोग जो बड़े पैसे वाले थे, वैसे लोग वहाँ बिजनेस वाले लोग आते, गुजराती आते थे, कुछ मराठी लोग थे थोड़े। तो ऐसे लोग आके शाम को कुछ खर्चा, कुछ चाय पानी वगैरह जो कुछ ड्रिंक करते होंगे उस ज़माने में। और ड्रिंक भी इंडियन लोग बहुत कम करते थे, वो खाली ब्रिटिश लोग ड्रिंक करते थे। वो ड्रिंक की भी एक बात बता दूँ आपको, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अभी ये फिल्म आया 1896 में, 1870 में मुंबई में जो फोर्ट एरिया बोलते हैं, वहाँ पे पहला बर्फ़ का कारखाना बना। बर्फ़ नहीं बनता था हमारे यहाँ। पहली बार एक पारसी ने, जो जीपीओ आज सामने ना, जीपीओ के सामने की गली में उन्होंने पहला बर्फ़ का कारखाना बनाया। अच्छा। तो बहुत कम लोग, इंडियन लोग तब ड्रिंक वगैरह लेते थे, और ये ड्रिंक में बर्फ़ डाल के पीने का मालूम ही था किसको। हाँ। तो वो जो पारसी था, उसने जो बर्फ़ का कारखाना शुरू किया, तो उसमें क्या किया कि उस दिन उसने शाम को पार्टी रखी। हाँ। सबको पता चलने के लिए, सोशल एक इवेंट सेलिब्रेशन के लिए। तो सारे ब्रिटिश आ गए, थोड़े इंडियंस हमारे जो, जैसे मैंने कहा, कोई पारसी, गुजराती, पैसे वाले लोग थे, मराठी से, तो ऐसे लोग बिजनेस वाले वहाँ चले गए। सेलिब्रेशन हो गया, तो वहाँ पे ड्रिंक सर्व करेगा। और पहली बार हमारे इंडियंस ने विस्की में बर्फ़ डाल के पिया, अभी तक किसी ने पिया नहीं था। तो सबको कोल्ड और कफ हो गया। तो दूसरे दिन टाइम्स ऑफ इंडिया में उसकी न्यूज़ थी। अच्छा। कि बेटा तेरे को पता नहीं है, तेरी आदत नहीं, तूने बर्फ़ डाला क्यों, ये गलती तेरी है। हाँ। तो देख,
Times of India criticize them. You are not habitual to having this kind of a drink with the ice on the Ice cubes in the tea. आइस क्यूब डाल के पीना, ये तुम्हारी आदत ने क्यों किया तुमने, इसलिए तुमको वो इसने पकड़ लिया, कोल्ड लाइन कप ने पकड़ लिया, करना नहीं, इस तरह से क्रिटिसाइज किया गया। एनीवे, तो 1896 में जब ये सिनेमा आया तो ये जो हॉल था वैटसन होटल का, वहाँ पे वो दिखाया गया। वहाँ के लोग देखने वाले थे वैसे भी तो, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने 7 जुलाई 1896 को जिस दिन वो शो वहाँ हुआ, उसी दिन सुबह टाइम्स ऑफ इंडिया में पूरा पेज उसकी ऐड थी, फुल पेज ऐड थी। और उसकी जो कैच लाइन थी, वो कैच लाइन ये थी, मार्वल ऑफ द सेंचुरी, मूविंग पिक्चर्स अराइव्स इन इंडिया, मार्वल ऑफ द सेंचुरी। पहला सिनेमा ये पहली ऐड हमारे हिंदुस्तान की पहली ऐड, जो पहले दिन सिनेमा आया वो ऐड लेके आया है। तो सिनेमा ये ऐसी बात थी कि उसको ऐड करे बिना लोग जाते नहीं थे, तो कोई एग्जिस्टेंस है, तो वहाँ से वो शुरू हुआ था। अभी इसके बाद ये तो फिर शुरू हो गया, लोगों ने समझा कि भाई इसकी ऐड करनी चाहिए, लोग ऐड देते थे, फिल्में होती थी। दादा साहेब फाल्के ने जब पहली फिल्म बनाई थी, वो जो ज्ञान प्रकाश नाम का उसका मराठी पेपर था, बड़ा पॉपुलर था, उसमें ऐड द्यायचे की सिनेमात काम करायला नटी पाहिजे, उसे उन्होंने भी ऐड दी थी, तो ये सब चलता था। तो अभी राजा हरिश्चंद्र, दादा से एक बात निकले बता दूँ, राजा हरिश्चंद्र जब उन्होंने बनाई तो यहाँ पे रिलीज़ हो गई, मुंबई और महाराष्ट्र में चलती रही, फिर वो घूमने लगे जगह जगह। तो वो गए थे सूरत में, गुजरात में लेके गए। गुजरात में वो टेंट था, तभी थिएटर था ने, टेंट में फिल्म दिखाते थे, तो वहाँ पे वो शो रखा, लेकिन पहला दिन तो कोई आया नहीं, 4 शो रखे, 5 शो रखे, कोई आता ही नहीं, कोई टिकट नहीं जाता है। दूसरे दिन भी वही हुआ। तो दादा साहेब भी वो जे स्कूल आर्ट के थे, वो तो आर्टिस्ट थे, उनको मालूम था ऐड वर्ल्ड क्या होता है, ऐड वर्ल्ड क्या होता है, तो उन्होंने इसका कुछ चक्कर करना पड़ेगा। तो उन्होंने वहाँ के गुजराती पेपर में ऐड दी कि एक आने में एक 25 किलोमीटर लंबी फिल्म और उसमें 57,000 पिक्चर्स फ़ोटो देखने को मिलेंगे क्योंकि एक फ्रेम होती है ना, हर एक फ्रेम, तो एक फ़ोटो। तो वैसे वो जो 25 माइल जो फिल्म थी, 1.5-2 घंटे चलने वाली, तो उसकी जो लंबाई थी वो 25 माइल थी। तो 25 माइल फिल्म और उसमें 57,000 फ़ोटो आपको देखने को मिलेंगे सिर्फ एक आने में। और तीसरे दिन लोग आते गए, राजा हरिश्चंद्र पॉपुलर हो गया। उसकी पॉपुलैरिटी इतनी थी कि जब चेन्नई में उसका शो है, जब उसको मद्रास बोलते थे, तो बैलगाड़ी में से पैसे लेके जाने पड़ते थे, गोनी बैग में इतने पैसे आते थे, इतनी फिल्म चली थी वो। तो ऐड वहाँ से चल रही थी। तो ऐड के बना तो होता नहीं था कि ये, और फिर बहुत लोग आए उसमें, जो फिर उसकी भी एक शाखा बन गई हमारे, जैसे फिल्म की बन गई, लोग फिल्म बनाने वाले थे तो पब्लिसिटी वाले भी आ गए, उन्होंने भी अपना शुरू किया। फिर पोस्टर्स बनना शुरू हो गए, वो हैंड पेंटिंग के पोस्टर बनते थे उस समय, प्रिंटिंग तो था नहीं ना, तो एक एक पोस्टर हाथ से बनाते थे लोग। तो वो भी पोस्टर बनते थे, बड़े बड़े स्टूडियोज थे यहाँ पे, जो बड़े बड़े स्टूडियो पे बड़े बड़े पेंटिंग। ये तो हाथ के बनाए हुए पोस्टर्स तो अभी तक थे, मतलब अभी तक थे, 15-20 साल पहले तक थे, उसके बाद 15-20 साल 80s तक थे, बाद में नहीं थे, बनते थे। क्योंकि मैं भी जब जे में था तो मैं एक यहाँ पे दादर में एक ब्रदर्स थे, वो गुरुजी ब्रदर्स, हाँ गुरुजी ब्रदर्स, करेक्ट। तो वो मैं जाके देखता था, और मैं भी मतलब अपने हाथ से अपना बनाता था, तब मैं जे में था, क्योंकि क्या होता है सिनेमा का, फिर एक बात थी ना कि पोस्टर्स और ये बड़े बड़े, जैसे आज हम लोग ये बोलते हैं ना, तो बहुत बड़े बड़े जब नाके पे हर शहर में लगते थे जब नई फिल्म आती है। तो वो जो सिनेमा का जो दर्शक है ना, वो सब पढ़े लिखे होते नहीं, वो न्यूज़पेपर देखते नहीं था। अभी उस ज़माने पहले क्या था, न्यूज़पेपर, बाद में रेडियो आया, बाद में टीवी ये सब मीडिया बाद में। तो पहले तो सिर्फ न्यूज़पेपर थे, और न्यूज़पेपर तो लोग पढ़ते नहीं थे, खाली पढ़े लिखे लोग पढ़ते थे, तो उनको कैसे पता चले, जो पढ़ा लिखा है नहीं उसको कैसे पता चले कि नया सिनेमा आ रहा है। तो फिर नए सिनेमा के पोस्टर लग गए, अरे नई पोस्टर आया। पोस्टर का जन्म वहीं से हुआ। मैंने पहली बार, मैं छोटे गांव में रहता था गुजरात में, तो मुझे बचपन से वो पोस्टर देखने की आदत थी। और एक दिन मैंने देखा, स्कूल से आता था तो एक दीवार थी, रोज़ मैं देखता था, तो कुछ 2-3 दिन छुट्टी होगी, मैं एक दिन आया रात को किया होगा काम, वो मुग़ल आज़म का उन्होंने पोस्टर बनाया था, दीवार पे उसको कलर करके रखा था।
तो अभी तक वो लेटरिंग मुझे याद है। तो लेटरिंग जिस तरह से कहते हैं, अभी लेटरिंग, लेआउट, उसका कंपोजिशन, कलर स्कीम, ये सब भाषा अभी हम लोग अभी करते हैं। मुझे भी पता नहीं, लोगों को भी पता नहीं, लेकिन वो अट्रैक्ट कर, अरे यार ऐसा है तो कुछ फिल्म अच्छी होगी। तो ये सब उस वक्त शुरू हो गया था, ब्रांडिंग वहीं से शुरू हुआ, सब शुरू हो गया था। तो हम अब जैसे साइलेंट एरा की हमने बात की, फिर उसके बाद साउंड कैसे आया इसकी बात की। जैसा हमने कहा कि उस समय थिएटर बहुत हुआ करता था, तो थिएटर का बड़ा इफेक्ट हुआ करता था सिनेमा में। तो आप देखो पुराने फिल्म में जो ब्लैक एंड वाइट थी, या तो बहुत थिएट्रिकल परफॉर्मेंस हुआ करता था, उसका एक टेकिंग भी बड़ा थिएट्रिकल हुआ करता था। तो उससे ये स्वाभाविक सिनेमा कैसे इवॉल्व हुआ, है ना, जो पता नहीं, हमको तो मालूम है कि मतलब कुछ एक डायरेक्टर्स आए, बट एक्टर्स में से एक हैं जिनको हम दिलीप कुमार जी कहते हैं। दिलीप कुमार जो लीजेंड हमारे एक्टर हैं, कि उन्होंने वो स्वाभाविक डायलॉग्स बोलना शुरू कर दिया, कि इतना था कि साउंड वाले को, मतलब साउंड वाला आके बोलता था कि सर थोड़ा ऊंचा बोलिए, क्योंकि उनकी आदत थी ना कि थिएट्रिकल डायलॉग्स बोलने। और दिलीप साहब बहुत ही नॉर्मल, क्या कहते हैं, क्लोजर टू लाइफ ऐसे संवाद करते थे। तो उन्होंने पहली बार लाया, लेकिन सिनेमा कैसे इवॉल्व हुआ उस स्वाभाविक? नहीं, जब सिनेमा जब आया, साइलेंट एरा की बात करेंगे हम, तो सिनेमा जब आया ना, तो 1896 में जब हमारे यहाँ, उस वक्त हमारा जो थिएटर था, हमारा जो नाटक था भारत का, वो बड़े पीक पर था। चाहे यहाँ मुंबई में मराठी हो, गुजराती नाटक हो, फिर उर्दू थिएटर हो, यहाँ पारसी थिएटर हो, फिर साउथ की जो कथकली वगैरह है, फिर यक्षगान है, वहाँ पे बंगाल में यात्रा है। तो ये थोड़ा पॉपुलर था। और उसमें जैसे दशावतार कोंकण में होता था, तो उनकी एक डायलॉग डिलीवरी होती थी, और उस तरह से लोग बोलते थे। और उस तरह में क्या था कि माइक नहीं थे नाटक में, तो छोटी सी बात अगर बोलनी है, जिसको हम मर्मरिंग साउंड बोलते हैं, कि किसी के कान में बोलना है, कि मैं आता हूँ आपके कान में कुछ बोलता हूँ, अरे भाई सुना आपने, वो फलाने फलाने का ये हो गया। अब ये कान में बोलने वाली बात है, लेकिन वो पहले रो में बैठा है और पीछे बैठा है, तो उसको भी सुनना चाहिए। और बात तो कान में कहने की बात है, तो सुना है आपने, ये ऐसे होता था, अरे वो फलाने फलाने का ये हो गया। लेकिन वो तरीका इस तरह से है कि दूसरा कैरेक्टर यहाँ खड़ा है, उसने सुना नहीं। हाँ, अभी ये टेक्नोलॉजी थी, और वो इस तरह से खड़ा है कि मैंने कुछ सुना ही नहीं, ये दोनों का कुछ अपने अपने में चल रहा है, और लोगों को सुनना चाहिए कि कान में बात कर रहे हैं। करेक्ट। तो ये सब बात करने का तरीका था, तो ये सब था। और क्या है, डायलॉग, जैसे मैंने बताया कि जब टॉकिया है, तो पहले तो डायलॉग राइटर और स्क्रिप्ट राइटर कोई था ही नहीं ना, तो ये नाटक वाले लोगों को लिया गया कि ये डायलॉग लिखते हैं ना, संवाद लिखते हैं, नाटक में तो संवाद होता है, तो उनको लिया गया, उन्होंने डायलॉग लिखे, तो वो ड्रामेटिक ज़्यादा बनते गए, ज़्यादा उसमें नाटकीयता उसमें ज़्यादा होती। तो ये सब था। और शुरू में जैसे प्रभात कंपनी थी, प्रभात, न्यू थिएटर्स और बॉम्बे थिएटर्स, ये तीनों ने वो 30s में बहुत बड़ा काम किया, जिससे हमारा आज का सिनेमा, हिंदी सिनेमा, हमारा इंडियन सिनेमा बना है, ये तीनों का काम। तो ये प्रभात जो थी, तो प्रभात में वी शांताराम और द की पर्सन, तो वो वहाँ से वो भी महाराष्ट्र फिल्म कंपनी से आए थे। ये महाराष्ट्र फिल्म कंपनी थी बाबूराव पेंटर की। ये बाबूराव पेंटर थे, उन्होंने 1918 में कोल्हापुर में महाराष्ट्र फिल्म कंपनी इस्टेब्लिश की, और उन्होंने फिल्म बनाना, वो साइलेंट फिल्म बना रहे थे। अभी आपको याद होगा, मैंने बताया था कि जब वो ल्यूमियर ब्रदर्स ने फिल्म का शो किया था, और वो जो जॉर्ज मेलिस वहाँ पे थे, उन्होंने उनके पिताजी से कैमरा मांगा, तो उन्होंने दिया नहीं, बेचा नहीं उनको। अब ये बाबूराव पेंटर, उनके भाई आनंदराव पेंटर, ये दोनों भाई नाटक के लिए पर्दे बनाते थे। उस समय नाटक के पर्दे होते थे, बैकड्रॉप होता था, ये पैलेस का सीन है, ये जंगल का, ये इसका, तो उस तरह से लोकेशन का वो बनाते थे। ये दोनों बड़े माहिर होते थे, और इनकी ताकत ये थी, ये दोनों पेंटर बंधु की, तो वो नाटक के लिए तो तालियां बजती थी, तो जैसे नाटक का पर्दा खुल गया और पीछे बैकड्रॉप देखा, लोग तालियां बजाते, तो तालियां मिलती थी। इस किस्म के कलाकार थे। तो इन्होंने सोचा कि हम लोग फिल्म बनाएंगे, तो इन्होंने महाराष्ट्र फिल्म कंपनी 1918 में बनाई। तो अभी कैमरा, तो तभी दादा साहब फाल्के तो बनाते थे, तो ये नासिक चले गए फाल्के साहब को मिलने के लिए, उनसे बात की कि हमको भी बनाना है। फाल्के साहब बातें की, तो उन्होंने आपका कैमरा देखना है,
फाल्के साहब ने दिखाया नहीं उनको कैमरा, अच्छा, नहीं दिखाया। ओह, तो वैसे ही वापस आ गए, कोल्हापुर आ गए। जैसे उधर जॉर्ज मेरेज ने खुद का कैमरा बनाया, इन्होंने खुद का कैमरा बनाया, ओह, उससे काम शुरू कर दिया। पेंटर ब्रदर्स। हाँ, तो उन्होंने शुरू किया। और जो वी शांताराम की बात हम कर रहे हैं, जो प्रभात के सर्वेसर्वा थे, उन्होंने प्रभात को बड़ा बनाया। वो महाराष्ट्र फिल्म कंपनी में 18 साल के बच्चे हैं, 1918 में जो शुरू 18 साल के थे वो, तो सब काम करने के लिए जैसे कोई हेल्पर वगैरह होता है, इसका सब काम करते थे। तो उनके साथ सीखते सीखते उन्होंने वो डायरेक्टर बन गए। और उन्होंने 1927 में पहली फिल्म बनाई दादा वी शांताराम ने एज ए डायरेक्टर। और बाद में उन्होंने 6 फिल्में 1932 तक बनाई, साइलेंट फिल्म। और फिर वहाँ से वो निकले और अपने दोस्तों के लेके वो निकल गए, और वो पुणे में आके उन्होंने प्रभात फिल्म शुरू कर दी। वो महाराष्ट्र फिल्म कंपनी से निकल गए, वो निकल गए, यहाँ आए और उन्होंने कंपनी शुरू की, उन्होंने फिल्में बनाना शुरू की। और वी शांताराम ने पहली मराठी टॉकी बनाई, यहाँ हिंदी में बनी आलमारा, और उन्होंने बनाई अयोध्येचा राजा। ओके, ये पहली मराठी टॉकी मानी जाती है। तो फिर हर भाषा में उसी आसपास, जैसे तेलुगु, तमिल, बंगाल, उसी आसपास 32-33 में हर भाषा में अपनी अपनी टॉकी बन गई। पहली शुरुआत आलमारा ने कर दी। तो इन्होंने टॉकी बनाई, उसकी बहुत अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं शांताराम ने जब बनाई। तो जैसे मैंने बताया था कि वो जो सिंगिंग इन द रेन फिल्म थी, तो ट्रांजिशन जब हुआ था साइलेंट टू टॉकी, तो वो जो टेक्नीशियन पूरे यूनिट को बड़े बड़े मजे की बात होती थी। तो यहाँ भी यही सब हुआ। तो अभी इनके लिए क्या था कि वो जो नाटक का तो परिणाम था, नाटक में तो गाते एक के बाद एक गाते रहते, तो इनको भी गाने चाहिए। तो गाने वाला एक्टर हीरो होगा। अच्छा, तो उनका ये था। अभी इसके लिए किसको देखे, तो उन्होंने संगीत के लिए गोविंदराव टेम्बे को साहब को दिया था। गोविंदराव संबे और टेम्बे साहब उसका संगीत कर रहे थे। तो हीरो के लिए देख रहे थे, कोई ऐसा यंग हीरो मिल नहीं रहा है कि जो गाता है अच्छा। तो फाइनली उन्होंने बोला, टेम्बे साहब को बोला कि आप ही हीरो बन जाइए। अब ये अयोध्या का राजा की जो कहानी थी वो राजा हरिश्चंद्र की वही कहानी थी, राजा हरिश्चंद्र की कहानी थी। तो उनको हीरो बना दिया। और अभी हीरोइन चाहिए, तो हीरोइन कौन? तो वो पहुँचे दुर्गा कोटे के घर। वो उनके जो दुर्गा कोटे के पिताजी थे, वो उस वक्त के बहुत बड़े मुंबई के बहुत बड़े सॉलिसिटर थे। उनका नाम लाड़ साहब था, उनका सरनेम लाड़ था। उनकी जो बेटी है, ओपेरा हाउस में रहते थे वो लोग। तो ये इनके पास पहुंच गए। और इनका जब 20 साल की थी दुर्गा भाई, और उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। तो पढ़ने वाली लड़की, ग्रेजुएशन की हुई लड़की, विल्सन कॉलेज की लड़की, ये सब था उनके साथ। तो ये वी शांताराम का नाम जानते थे। उन्होंने ठीक है, आप है, प्रभात है, इसलिए मैं मेरी बेटी को अलाउ कर रहा हूँ। तो उन्होंने उसमें काम किया। वो पहली फिल्म थी उनकी, वो तारामती का काम किया। अभी ये शूटिंग शुरू हो गया, तो अभी उसमें गाने हैं। तो अभी गाने तो रिकॉर्ड करके बाद में शूटिंग ऐसा होता था, लाइव होता था। आप गा रहे हैं, वो म्यूजिशियन बजा रहे, म्यूजिशियन दिखते नहीं फ्रेम में, वो बाजू में बैठे, फ्रेम के बाहर बैठ के बजा रहे। ऐसी इस तरह से शूटिंग होता था। तो वो जो टेम्बे साहब थे, उनको उन्होंने बताया कि आपका जो गाना है ना, वो सिर्फ 6 मिनट चलेगा। तो आपको पूरा गाना 6 मिनट में संभालना है। अभी उस समय में ये जो गायक थे नाटक के, ये सारे शास्त्रीय संगीत को ले गायक थे। तो वो घंटों गाते थे। नाटक का ये नाटक भी मिलता था, 1/4 में मिलता था, लंबे लंबे गाते थे। एक गाना 20 मिनट चलता है, 30 मिनट चलता है। शास्त्रीय संगीत पे वो चीज़ है, वो सब कुछ सब पूरा चलता है। और जैसे नाटक गाना खत्म हो गया, सामने लोग चिल्लाते, वंस मोर, नाटक रुक गया, गाना चल रहा है। तो नाटक की अवधि भी मतलब 4-5-6 घंटे, 8-8 घंटे चलते थे, गाने चलते थे। तो अभी इनका ये तो सिनेमा में नहीं चलेगा। तो शांताराम बापू ने उनको बोला कि टेम्बे साहब, आपको ये गाना 6 मिनट में ख़त्म करना है। तो बोला, कैसे 6 मिनट में? तो हम तो गाते हैं, और जैसा मूड लगा तो और भी गाते हैं। बोला, ये नहीं चलेगा, फिल्म में नहीं चलेगा, कुछ 6 मिनट में गाना ख़त्म करना पड़ेगा। तो कैसे करें? तो मैंने एक काम करूँ, मैं कैमरे के पीछे खड़ा हूँ, और मैं आपको एक पॉइंट से एक जगह पे आपका गाना चलने दो, बाद में आपको दिखाऊंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और आपको गाना ख़त्म करना है। मैं शुरू कर दूंगा उंगली दिखाना, तो आप मेरे उंगली पे ध्यान रखना। बोला, ठीक है। अब ये गाने बैठे, कैमरा शुरू हो गया,
और उन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 20 हो गया, ये गा ही रहे, गाई ख़त्म ही नहीं कर रहे। वो वहाँ से उनका बहुत बड़ा अच्छा उसका जो डिस्क्रिप्शन है ना उसका, तो शांताराम बापू आवाज़ अपने शूज़ का पाँव का आवाज़ नहीं हो इसलिए चिल्ला चिल्ला कर करे, और वो शूज़ देख ही नहीं, अपने गा रहे। तो बाद में कैमरामैन कट बोला क्योंकि फिल्म ख़त्म हो गई थी। तो ये सारा होता था उनके साथ में। और तारामती ने काम किया था दुर्गाबाई ने। अभी दुर्गाबाई की आवाज़ अच्छी नहीं थी और उनको भी गाना था, और उनका जो एक गाना था उसमें, तो माँ जो तारामती है वो बच्चे को झूले में डालकर वो झूला झूला कर वो गाना गा रही है, जिसको लोरी बोलते हैं। तो लोरी गा रही है और बच्चा सो रहा है। तो अभी ये जो न्यूज़पेपर में क्रिटिक लिखने वाले होते हैं ना, रिव्यूअर होते हैं ना, क्रिटिक होते हैं ना, समीक्षक, तो मजाक करते हैं ना कभी, तो उन्होंने मजाक किया था उस पर। उसका मजाक ऐसे उसमें लिखा है उसने कि वो बच्चा बड़ा अच्छा है कि माँ इतना बेसुरा गाती है और बच्चा बेचारा सो जाता है। तो दुर्गाबाई बेसुरी थी, वो तो गाई नहीं, लेकिन गाना पड़ता था ना। नहीं, उस समय और गाने सुनने की भी परंपरा थी ना। हाँ। क्योंकि जैसा आपने कहा या कि गाने मतलब नाटक भी गाने से भरा हुआ करते थे, मतलब तो गाने की एक बहुत बड़ी परंपरा थी, सुनने वाले मतलब गाना सुनने वालों हाँ, की लेकिन भी वो एक नाटक में जो गाने वाले थे वो गाने वो गायक थे ना। हाँ, वो गायक थे। करेक्ट। उनको और ये तो उनको गायक आते थे, गाने वाली उनको नहीं थी, संबंध हाँ। नहीं था। वो पहली फिल्म कर रही है, उनको गाने करेक्ट। टेम्बे साहब के जो गाने हैं वो बहुत अच्छे गाने हैं, आप सुनिए वो उस हाँ। जमाने के वो गाने बहुत अच्छे। नहीं, इनका एक ही गाना है वो गड़बड़ हो गई, लेकिन वो करना पड़ा। तो इस तरह से वो मराठी, लेकिन एक्ट्रेस कमाल की थी। कमाल की एक्ट्रेस थी, कमाल की। आगे जाकर उन्होंने जो किया, और क्या कन्विक्शन हुआ करता था। बहुत कन्विक्शन थी उनके पास, बहुत कन्विक्शन थी। जैसे आगे जाके जैसे ये दुर्गाबाई का जो मजाक उड़ाया गया, अशोक कुमार साहब गाते थे। हाँ, तो वो भी बॉम्बे टॉकीज में थे। उनके गाने, मैं बन की चिड़िया गाओ रे, ऐसे वो गाते थे। तो उनका भी आवाज़ नहीं था ठीक। और जैसे अभी मैंने गा के दिखा, इसी तरह वो गाते थे। वो कोई मोहम्मद रफ़ी थे नहीं वहाँ पे, कोई किशोर कुमार था नहीं था, कोई नहीं था। तो ये सब होती थी चीज़ें। तो इस तरह से वो जी टॉकी का हीरा शुरू हो गया। और बाद में जो अपने थिएटर का जो ये किया कि थिएटर का बड़ा प्रभाव था हमारे यहाँ। तो हमारी फिल्मों में थिएटर का था। अब ये टॉकी शुरू हो गई ना, तो टॉकी में लिखने के लिए थिएटर के लोगों को लाया गया, जो नाटककार थे उन्होंने अकेले थे। तो सारा नाटकीय था वहाँ से आ गई। तो जो प्रभात की फिल्में थी उसमें उस तरह से डायलॉग बोले जाते थे। हाँ, नाटकीय भाषा में। वो उसको जैसे कलोकियल बोला जाता है, लोग हम सहज से बोलते रोज़ हमारी ज़िंदगी में, उस तरह से बोलते नहीं थे। लेकिन लोगों को कुछ पता नहीं चलता था, ठीक है, क्योंकि नई चीज़ मालूम ही नहीं थी ना कि ऐसा बोलना चाहिए। जैसे मैं जब मेरी खुद की बात मैं बोलता हूँ कि मैं जब आविष्कार में आया तब 18-19 साल का बच्चा था। तो हम लोग आए, अरविंद देशपांडे, वो जो थिएटर थे मराठी में एक्सपेरिमेंट थिएटर, तो वहाँ जब हम प्ले देखते थे, उसके पहले के जो प्ले थे दाजी भाटोडेकर, वो लोग जो मराठी के बड़े बड़े थे, आम्ही तुम्हाला सांगतोय तुम तो आमच्याकडे लक्षच नाही, इस तरह से बेव में बात करते थे। और जब हमने नाटक देखना शुरू किया, हमारे जनरेशन के लोग आए, मी तुला सांगतोय तुझे क्या लक्षात है, मैं तुम्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपका ध्यान किधर है, इस तरह से सहज से बोलते थे। तो वो बात वहाँ पे उनको पता ही नहीं था ना। तो इसी तरह नाटक में जैसे बोलते वैसे हमें बोलना चाहिए, वैसे लोग बोलते थे। और क्या था कि बॉम्बे टॉकीज़ ने धीरे से एक बात कर ली कि उन्होंने ऐसे राइटर लाए कि जो उस वक्त हिंदी थी ना, वो बड़ी बुकिश हिंदी थी। हम वहाँ जा रहे हैं, आप वहाँ आएंगे, या हम यहाँ से वहाँ निकल जाएं, इस तरह से हिंदी बोला करते थे। तो ये बड़ी बुकिश हिंदी थी। तो इसको लगा, अरे यार मैं जहाँ जा रहा हूँ, तुमको आना है तो आ जाओ ना, नहीं तो मैं अकेला चला जाता हूँ, ये कलोगील हो गया। तो ये बॉम्बे टॉकीज़ ने लाया। जो आपने दिलीप कुमार का किया जिक्र किया, तो दिलीप कुमार थोड़ी बात की बात है, लेकिन दिलीप कुमार का जो एक्टिंग का तरीका था वो अंडरटोन था उनका, अंडरटोन रखते थे, वो एकदम ज़ोर से चिल्लाते नहीं थे। वो रिकॉर्डर को इधर सर आवाज़ थोड़ा बढ़ा, ये सब आपने बोला, लेकिन उसके पहले इस तरह से कैजुअली बोला जाता है, रोज़ हम लोग जैसे बोलते उस तरह बोलना चाहिए। ये सारा बॉम्बे टॉकीज़ ने लाया। और प्रभात में ये थोड़ी नाटकीय थी।
और न्यू थिएटर्स और एक अलग था वो जो कलकत्ता का था, BN सरकार की कंपनी थी कलकत्ता में। तो ये 3 कंपनी वहाँ पूरे हिंदुस्तान में लीड करती थी, पूरे हिंदुस्तान में इनकी फिल्म जाती थी। और प्रभात की फिल्में मराठी में बनती थी और हिंदी में बनती थी, 2 भाषा में बनती थी। जैसे मानुस मराठी में बना, आदमी उधर बना, इस तरह से। यहाँ कुंकू बना, वहाँ दुनिया ना माने बना, इस तरह से 2 भाषा में बनती थी। वो हिंदी फिल्में पूरे हिंदुस्तान में जाती थी। बॉम्बे टॉकीज की तो हिंदी में होती थी सारी फिल्में, और न्यू थिएटर्स हिंदी में बनाती थी। न्यू थिएटर्स का पहला के एल सहगल का देवदास, वो अभी तक जो अभी पुराने लोग अगर हैं कहीं पे तो अभी भी वो के एल सहगल के देवदास की याद करते हैं। वो सच्चे देवदास, वो देवदास। तो उनकी जो फिल्में थी ना वो प्यार मोहब्बत वाली फिल्में थी। और वो शरद चंद्र की जो कहानी थी बंगाल के, उनके कहानी पे ये न्यू थिएटर्स की फिल्में थी। अभी उसका नाम भी देखो कंपनी का, न्यू थिएटर्स। क्यों मालूम है? कि पहला एक थिएटर था ना, नाटक था ना, तो सिनेमा न्यू थिएटर है। अच्छा, इतना प्रभाव था। मतलब वही था कि नाटक आप पर्दे पे देख रहे हाँ, हो। तो ये पर्दे का नाटक है। ये नाटक आप ऐसे देख रहे थे, अभी ये पर्दे का नाटक है, इसलिए नाटक की तरह चलता था। लेकिन धीरे धीरे उसको बाहर निकालने की कोशिश इस सबने की। तो न्यू थिएटर्स की क्या था कि हर कंपनी का एक माल, हमारी कंपनी इस किस्म का ही माल बनाती है, ब्रांडिंग होता ना हर का। तो न्यू थिएटर्स की जो फिल्में थी ना वो ऐसे देवदास काइंड ऑफ लोगों की थी। वो प्यार मोहब्बत है, लड़के से प्यार, ये सारा उसमें था। तो मतलब बंगाल का एक कल्चर उसमें हाँ, बड़ा उसी में reflect होता था, उसकी राइटिंग, उसका हाँ, कल्चर। और अगर मेरा प्यार सक्सेस नहीं हो तो मैं दारू पीऊँगा, मैं आत्महत्या करूँगा, मैं ज़िंदगी से निकल जाऊँगा, सन्यास बनूँगा, ऐसी सारी चीज़ें उनकी फिल्मों से आती थी। इसको रिएक्ट करने के लिए शांताराम बापू ने मानुस बनाई। हिंदी में उसका टाइटल था आदमी। तो मानुस में क्या है कि वो एक पुलिस हवालदार है और वो एक वेश्या के देख के उसका प्यार मोहब्बत। वेश्या माने इतनी वेश्या नहीं होती थी, वो गाने वाली होती थी। वो भी बड़ी शॉकिंग है, एक अच्छा आदमी, उसके प्यार मोहब्बत में उनका प्यार मोहब्बत हो गया। तो उनका प्यार होता है, उस बारी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। वो प्यार करते समय बाद में एक दिन उसको पता चलता है कि उससे शादी नहीं कर पा सकता। अभी उसके घर में गांव में लेके आता है तो उसको माँ को पता नहीं चलता कि ये वेश्या है, इतनी अच्छी लड़की है वो। लेकिन उसको तो खुद को मालूम है। तो उसकी माँ को देख के वो बेचारी, क्या भाई मैं ऐसे घर में जाऊँ, इतनी पवित्र माँ है, पूजा पाठ करती है, मैं तो वेश्या हूँ, तो इधर कैसे जाऊँ। तो वो उसको लेके उसको परेशान थी, इसलिए वो उसको शादी के लिए ना बोलती है। तो वो जो मानुस की हीरोइन है, वो जो हवालदार होता है, उसको बोलते कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। तो वो ठीक है, शादी नहीं करती तो अपने वो ना सुसाइड करता है, ना शराब पीने बैठता है, वो छोड़ देता है, ठीक है, और अपनी लाइफ सीधे से जीता है। तो ये शांताराम बापू ने ये उस ज़माने के जो यूथ थे ना, जो युवक थे हमारे, तो वो बड़े प्रभाव में आ गए थे न्यू थिएटर्स की ऐसी फिल्मों से, जैसे देवदास सॉरी, कि ये था कि मुझे कोई लड़की दिखे, मैं उससे प्यार करना शुरू कर दूं, उसकी शादी कहीं हो जाए और मैं देवदास बन जाऊं। इसका ऑब्सेशन था युवकों में। वो तोड़ने के लिए शांताराम बापू ने आदमी फिल्म बनाई थी। होपफुल और हाँ, कि ये एक लड़की से शादी खत्म नहीं होती, पूरी लाइफ पूरी एक लड़की के लिए एक ज़िंदगी बर्बाद करो, तो ये ठीक नहीं है। ये कहने के लिए वो मानुस और हिंदी में आदमी बनाई थी। वो बड़ी फिल्म अच्छी चली थी उसमें। तो फिर ये आगे उन्होंने फिर कुंकू बिंकू बहुत सारी फिल्म बनाई। ये था कि प्रभात की जो फिल्में थी ना, ये 3 जो मुख्य कंपनी थी, एक न्यू थिएटर्स थी, बॉम्बे टॉकीज थी और ये प्रभात, ये तीनों के मोटिव पक्के थे। प्रभात क्या करता था, सामाजिक परिवर्तन लाने की फिल्में, कि समाज सुधारना हो, लोगों में कुछ सुधारना, ये इनका काम था। इसके साथ में और एक काम उनका था कि कुछ ऐसी फिल्में बनाते थे कि वो ज़माना था, वो हमारा स्वातंत्र्य के लिए हम लोग लड़ रहे थे, स्वतंत्रता के लिए हम लोग लड़ रहे थे, गांधी जी थे, तब कुछ देश में चल रहा था, मूवमेंट बड़ा तगड़ा चल रहा था, तो उसको भी थोड़ा सा सपोर्ट मिले, इस किस्म की भी फिल्में वो बनाते थे। तो एक सोशल अवेयरनेस इस किस्म का दोनों तरह का, कि कुछ हमें कुछ जूनी बड़ा जो पुरानी चीज़ों को डालना चाहिए, वो नहीं चलना, आगे चलना। जैसे उन्होंने जो कंकू मराठी में बनाई, इंग्लिश में हिंदी में दुनिया ना माने, तो उस ज़माने में क्या होता था
कि 80 साल का बूढ़ा 16 साल की लड़की से शादी करता था। उसको मराठी में जरड बाला विवाह कहते थे। तो वो प्रथा के विरुद्ध उन्होंने ये फिल्म बनाई थी कुंकू, और हिंदी में दुनिया ना माने। तो उनका ये था कि ऐसी कोई समाज प्रबोधन वाली फिल्म बनाए। न्यू थिएटर्स था, उनको प्यार मोहब्बत वगैरह इस किस्म की फिल्मों में ज़्यादा इंटरेस्ट था। उनकी फिल्में उस किस्म की होती थी, वो शरद चंद्र की जो कहानियाँ होती थी वैसे उस किस्म की फिल्में होती थी। और तीसरी थी बॉम्बे टॉकीज, जो देविका रानी की कंपनी थी। तो देविका रानी और उनके हस्बैंड दोनों ने जो यहाँ पे बॉम्बे टॉकीज में शुरू किया था, तो उनको एंटरटेनमेंट से मतलब था, एक मनोरंजन हो, लोगों को मनोरंजन के लिए फिल्म, उसमें कुछ मैसेज हो, लेकिन पहले तो मनोरंजन हो। इसलिए वो लव स्टोरी वगैरह होते थे। जैसे उन्होंने भी कंगन बनाई, उन्होंने भी बाकी सारे, उसमें भी अछूत कन्या बनाई। अछूत कन्या में फिर वो जो हीरो है ब्राह्मण है, और जो लड़की जिसके प्यार में हो गया वो अछूत कन्या है, दलित है। अभी 1937, आप सोचिए 37 में ऐसी फिल्में बनती थी हमारे। तो क्योंकि ये हमारे बड़े बड़े प्रॉब्लम थे हमारे समाज में, बड़े जाति व्यवस्था के बड़े प्रॉब्लम थे, इसको ये फिल्में एड्रेस करती थी। तो ये उनका तरीका था। लेकिन उसके साथ क्या था, बॉम्बे टॉकीज ने धीरे धीरे वो जो बुकिश भाषा थी हिंदी सिनेमा की, हम यहाँ जा रहे हैं, आप वहाँ से आएंगे, ये सारी बुकिश भाषा को तोड़ के, अरे मैं वहाँ जा रहा हूँ तो आता है क्या यहाँ पे, इस तरह की जो कलोकियल लैंग्वेज, जो मुंबई की भाषा है, जिसको बम्बई या हिंदी बोलते, वो उन्होंने लाई। और फिर जो सहजता हमारे बोलने में आती है ना, वो वहाँ से, जैसे आपने दिलीप कुमार साहब का जिक्र किया, तो वो बोलने का तरीका पहले यहाँ से शुरू हुआ। और दिलीप कुमार साहब की करियर तो बॉम्बे टॉकीज में बनी, वहीं से शुरू हो गए। करेक्ट। वो देविका रानी के यहाँ उन्होंने पहली फिर ज्वार भाटा की, वहाँ से उनकी करियर 1944 में शुरू हो गई, तो वहाँ से थी। तो वो बॉम्बे टॉकीज ने वो तरीका शुरू किया था कि इस तरह से बोलना चाहिए। अभी आपने बताया तो एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताना चाहूँगा, थोड़ा पीछे जाऊँगा बाद में। लेकिन दिलीप कुमार साहब और राज कपूर साहब ये बॉम्बे टॉकीज में काम करते थे एज एन एक्टर, सैलरीड। हाँ, तो उनको सैलरी थी, महीने की सैलरी थी। अब शूटिंग हो ना, उनको रोज़ सुबह 8 बजे जाना है, वो कार्ड पंच करना है, अंदर घुसना है, शाम को कार्ड पंच करना है, बाहर जाना है, तो बैठा। अभी ये नए बच्चे थे, 20-22 साल के बच्चे थे, अभी पूरा दिन काम नहीं कुछ नहीं, बैठ के क्या करे। अभी राइटर को भी आके बैठना पड़ता है, उसका तो बोला मैंने तो स्क्रिप्ट लिख दिया, अभी आपका शूटिंग का भी, मैं क्या करूँ, मैं क्या, अभी तो कुछ काम नहीं, तुमको महीने की पगार मिलती है, 1 बजे यहाँ आओ लगो। मैंने भी शांताराम साहब का यहाँ राजकमल में उनका कार्ड देखा है मैंने, वो खुद कार्ड में, ये कभी तक जब वो गए तब तक 90s में मैंने देखा है। उनका वो जो कार्ड होते थे वर्कर लोग के, सबसे पहला कार्ड डॉक्टर वी शांताराम, कार्ड नंबर 1, और रोज सुबह के वो पंच करते थे, फिर अंदर जाते थे। मैंने देखा, अभी 90s में देखा। तो उस ज़माने में इस किस्म का वो तरीका था, महीने की सैलरी। तो ये दोनों क्या करते थे, अभी बैठ के बोर हो जाएंगे, यंग बच्चे क्या करेंगे, तो वो क्या करते थे, वो गेट से नहीं निकल पा सकते थे, तो पीछे की तरफ से जाके वो जो कंपाउंड का तार होता था ना, उसको ये करके उसमें से दोनों भागते थे, छलांग मारते। हाँ, छलांग मारते थे, और मालाड स्टेशन में आके वो ट्रेन पकड़ते थे, और फोर्ट में आके मेट्रो और उसमें जाके फिल्में देखते थे। तो एक बार वो ऐसे आए, दोनों फिल्म में बैठे, एक इंग्लिश फिल्म देख रहे थे, नेचुरली वहाँ इंग्लिश फिल्म देखने के लिए आते थे। तो मेट्रो में आके उन्होंने कुछ इंग्लिश फिल्म देख रहे थे, बीच में इंटरवल हो गया, तो दोनों बाहर आ गए। तो जैसे बाहर आ गए, सामने एक तो देविका रानी, जो स्टूडियो की मालकिन और बड़ी ज़माने की बड़ी एक्ट्रेस, और वो मालकिन है, वो सामने आ गई, उनके साथ उनकी सहेली थी। तो जैसे इन्होंने दोनों मुड़ के भागने लगे, तो देविका रानी ने उनको देखा, यूसुफ, राज, यहाँ बुला लिया उनको, फिर आना पड़ा, सामने खड़े हो गए। तो उन्होंने अपनी जो सहेलियाँ थी उनको बताया कि ये 2 बच्चे हैं ना, कल जाकर ये पूरी हमारी फिल्म इंडस्ट्री है ना, उसमें इतने बड़े बनने वाले, पूरी हमारी सिनेमा की लाइन बदल, पूरा इंडस्ट्री बदल देंगे, बहुत बड़े होनहार बच्चे, बहुत कुछ करने वाले। ये राज कपूर है, ये यूसुफ है, इसको हम दिलीप कुमार नाम दिया है, ऐसे बोला। अच्छा जाओ बेटा फिल्म देखो, निकल गए। नेक्स्ट डे वो लोग दोनों ऑफिस में आए, स्टूडियो में आए, तो उनको पता चला कि उनका 1 दिन का पगार काटा था। डिसिप्लिन इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। तो किसी वर्कर की तरह काम से भाग गए, 1 दिन का पगार नहीं मिलेगा, निकाल दिया। ये भी हुआ था, ऐसी सारी बातें थी। तो ये था बॉम्बे टॉकीज का, और ये तीनों का ये था। और एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट कंपनी उस ज़माने में थी, वो थी सोहराब मोदी की, मिनर्वा मूवी टोन, वो कंपनी का नाम था। अब ये सोहराब मोदी साहब ये भी थिएटर के थे। हाँ।
और उनको वो सारी बड़ी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी थी, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी। उनकी एक सिकंदर नाम की फिल्म है, उसमें पृथ्वीराज कपूर सिकंदर और ये पोरस है उसमें, और उसमें वो सिकंदर के सामने पोरस हार जाता है, लड़ाई में हार जाता है, तो पोरस को पकड़ के दरबार में लेके आते सिकंदर के। तो सिकंदर बोलता है कि तुमको किस तरह से मैंने ये करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए। तो जवाब देता है जैसे एक राजा को एक राजा ट्रीट करता है, मैं कैदी नहीं हूँ, तूने पकड़ के लगे कैदी नहीं हूँ, एक राजा को जैसे एक राजा ट्रीट करता है उस तरह से ट्रीट करना। और वो जो उनकी बुलंद आवाज़ थी, तो उसमें से क्या था, ये ब्रिटिश को धमकाने वाली बात थी कि तुम मत समझो हम भारतीय कुछ हैं। तो उस किस्म का वो सब पेट्रियटिज्म जो था ना, वो देने वाली बात थी। तो उनकी सारी फिल्में वैसे होती थी। अभी पृथ्वीराज कपूर का हमने बात की, फिर से मैं विशांताराम का एक प्रभात की फिल्म थी दहेज नाम की, राजकमल की फिल्म, उसमें उन्होंने दहेज में जो काम किया पृथ्वीराज कपूर का, एक्टर क्या करता है, उन्होंने एक वो इसमें उनकी किताब में लिखा है, इस्मत आपा को एक खत लिखा था, उसमें लिखा है कि हमारा प्रोफेशन भी रियाज मांगता है। जैसे गायक लोग रियाज करते हैं ना, हम कलाकार, हम जो एक्टर हैं, हमको भी रियाज करना चाहिए। तो दहेज मैंने फिल्म देखी है, उसमें एक सीन है कि जब वो बेटी की शादी होती है, तो नॉर्थ में ऐसी एक रिवाज है कि जब बेटी की शादी होती है, बेटी अपने ससुराल जाती है तो डोली में बैठती है। तो जब डोली निकलती है तो डोली पिता को पकड़नी होती है। तो जब भी वो ज़माने में था ना, बेटी जाती है ब्याह कर ससुराल, तो बाप तो रोता है, माँ रोती है, और बाप को तो उसको उठा के उनके हाथ घर में लेके जाना है। तो वो जब रोते हैं ना, मैंने उनको देखा, आज भी मुझे याद है, उसको पूरा शरीर उनका जिस तरह से, जैसे पूरा शरीर रो रहा है। व्हाट अ एक्टर ही वॉज, ग्रेट एक्टर। पृथ्वीराज कपूर साहब तो ग्रेट एक्टर थे। तो ये सारी सोहराब मोदी की फिल्में इस किस्म की फिल्में थी। ऐसे बहुत सारी फिर बाकी कंपनियां थी। फिर हंटर वाली एक ये था, तो वो एक्शन फिल्में बनाती थी। हंटर वाली वॉज लेडी हंटर वाली, तो नादिया। तो वो हंटर वाली, वो सारी एक्शन फिल्म है, उसमें कोई सोशल कोई सवाल ही नहीं ना बना। एक कुछ अलग किस्म की कहानी, एकदम हंटर वाली एक्शन। लोगों को ऐसी फिल्में पसंद थी, वो करती थी। और फिर लेडी थी तो उसका एक उसका ऑरा था, उसका एक लोगों को लोग पसंद करते थे बहुत। नादिया उस जमाने की स्टार भी स्टार वो बड़ी स्टार थी। तो ऐसी सारी फिल्में सब चल रही थी, इंडस्ट्री आगे बढ़ रही थी। तो अभी स्टूडियो बन गए बड़े बड़े, और बड़े बड़े कलाकार आने शुरू हुए, और ये उनका जैसे स्टार सिस्टम भी उनका बढ़ता गया। फिर 1942 में एक फिल्म बनी किस्मत। अभी हर ये जो इतिहास हम आपको बता रहा हूँ ना, ये इतिहास बताऊँ तो मैं 2-3 साल बैठ के आपके सामने बात कर सकूँगी। इतना बड़ा सिनेमा का इतिहास, इतना बड़ा है। आप सिर्फ मराठी सिनेमा का इतिहास लीजिए, बंगाली सिनेमा का इतिहास लीजिए, कोई तमिल सिनेमा का इतिहास लीजिए, फिर चाहे हिंदी फिल्म का इतिहास लीजिए, इंडियन फिल्म का इतिहास लीजिए, दुनिया की, वो इतना कुछ हुआ है। मैं बताते थक जाऊँगा, आप सुनते थक जाएंगे। अभी 1941 में एक फिल्म बनी किस्मत, बॉम्बे टॉकीज की। उसमें पहली बार हमने एंटी हीरो को देखा। अशोक कुमार थे उसमें, और वो हीरो थे उसमें। मेन प्रोटैगनिस्ट वो थे, लेकिन एंटी हीरो थे। तो उनका जो सिगरेट पीने का जो तरीका था उसमें, तो तभी के सारे युवक पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से अशोक कुमार ने सिगरेट पिए, उस तरह से सिगरेट पीते थे। वो तो स्टाइल भी वहाँ से इतना इम्पैक्ट, सिनेमा का इन्फ्लुएंस वहाँ से शुरू होने लगा। आम जनता पे ये एक्टर लोग जिस तरह से उनका बैठने तरीका, हीरोइन भी उनके भी उस तरह से, वो लड़कियाँ उनकी तरह से ब्लाउज सीती थी, वो साड़ी में डिज़ाइन उस तरह से होता था। वो तो ब्लैक एंड वाइट होता था, कलर तो होता नहीं था, फिर भी साड़ी वैसे है। आप देखेंगे, अगर हमारी दादी नानी के ब्लाउज आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे कुछ अलग ही होता था, वो हीरोइन की वैसे बलून जैसे होता था। तो ये अशोक कुमार साहब ने वहाँ पे सिगरेट जिस तरह से पी, वो सिगरेट लोग उस तरह से पी। और किस्मत हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पहली सुपर डुपर हिट। अच्छा। वो यहाँ में रॉक्सी में 5 साल चल रही थी। 5 साल। ओके। जो फोर्ट ऑपेरा हाउस में रॉक्सी थिएटर है जी, 5 साल चल रही थी। कलकत्ता में 3 साल चली। अभी उसमें एक गाना था, दूर हटो ए दूर हटो हिंदुस्तान हमारा है।
तो ये 1942 में गांधी जी ने जो मुंबई में जो चले जाओ का नारा दिया था, उसके सपोर्ट में ये गाना था। दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। ये गाना बड़ा पॉपुलर था, पूरे देश में बज रहा था वो गाना। तो उसने भी एक माहौल, वो चले जाओ का जो माहौल था ना, वो माहौल को उसने अंडरलाइन कर दिया। करेक्ट। और उसको जैसे उसको एक मैग्निफिकेशन दे दिया। वो पूरे हिंदुस्तान में गाना बज रहा था। करेक्ट करेक्ट। चले जाओ तो यहाँ मुंबई में हुआ था, जी। वो गया सब जगह में, गांधीयन जो जहाँ पे जो सब चलो चल, लेकिन हिंदुस्तान वही गाना बज रहा था पूरी दुनिया। तो इसका मतलब ये फेज़ आ गया था कि जहाँ पे लाइफ की जो घटनाएं हैं, जो हो रहा है, उसको आप फिल्म में देखा करते थे, उसको एक मैग्नानिमस वो देके किया करते थे, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और जो सिनेमा का जो स्टाइल था वो लाइफ में यूज़ किया जाता था, तो ये एक्सचेंज और वो चलता रहा। बिल्कुल। तो जैसा हम वे पिछली बार डिस्कस कर रहे थे कि एक्चुअली लाइफ सिनेमा में कैसे आया, मतलब लाइफ की जो घटना है, वास्तववादी सिनेमा कैसे बना। हमारे यहाँ पहली वास्तववादी फिल्म की हम बता दें कि कौन सा हुआ, जो बाबूराव पेंटर ने सावकारी पाश बनाई थी। हाँ, मराठी टाइटल था, वो साइलेंट इनर बना था। हाँ, वो साइलेंट था। और ये 1926 में बना सावकारी पाश, और उसका टॉकी 1936 में हुआ। अच्छा। और जब 26 में सावकारी पाश बना था साइलेंट में, उसमें वी शांताराम ने काम किया था एज एन एक्टर, वो एक्टर भी थे। और 36 साल में हुआ। अभी ये उसको रियलिस्टिक सिनेमा क्यों बोलते हैं, उसको कभी हमारी बहुत तकदीर, हम इतने बुरे लोग हैं ना, हम कुछ रखते नहीं हैं, हम रिटेन कुछ करते नहीं, डॉक्यूमेंटेशन कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं ना, उसका कुछ बाकी है। इसीलिए तो हेतु यही है कि इंटेंशन भी यही है कि हम इस बहाने हम जो कॉन्वर्स तो मैं जिनके साथ काम करता था वो थे वीपी साठे, जो के अब्बास के साथ उन्होंने आवारा, श्री 420 की फिल्में लिखी थी, उनके साथ मैंने 10 साल काम किया हुआ है। तो उन्होंने सावकारी पाश देखा, उनसे मैंने सावकारी पाश की कहानी सुनी। अच्छा। तो सावकारी पाश का उसका एंड बहुत बड़ा इफेक्टिव था। हाँ। सावकारी पाश का मतलब ये है कि ये जो गांव खेड़े के, गांव कस्बे के जो हमारे खेडूत होते हैं, गाँवकरी हैं, हाँ, तो जो खेडूत थे वो साहूकार से पैसे कर्जे में लेते। वो कर्जा ऐसे होता है कि वो थोड़ा ब्याज ही देते बैठे, उसका जो कैपिटल होता है कभी उठता ही नहीं, कभी खत्म होता है। अभी भी चल इंटीरियर्स में जाओ तो वो वैसे सिस्टम है। तो वो क्यों होता है, तो उसका मतलब वो कहानी में क्या बताया कि ये तुमको क्यों ऐसे करता है कि तुम लिखा पढ़ी जानते नहीं ना, कि तुमने हाँ भैया इतने पैसे नहीं तो तुमने दिए, तो कभी दिए थे, कितने साल दिए थे, किसने गिना, कोई गिनता नहीं, कि गिनती आती नहीं, पढ़ा लिखा नहीं, कुछ नहीं, इसलिए वो साहूकार तुमको लूट रहा है। तो वो कहानी का एंड ऐसा है कि वो जो खेडूत है, फार्मर है, उसका बच्चा स्कूल से पढ़ के आता है, वो स्कूल में जाता है, और वो आता है और अपने बाप के हाथ में वो स्लेट देता है और उसमें कुछ अक्षर लिखते शुरू करता है। तो विदाउट uttering a word about that, the filmmakers try to tell you कि बेटा तुम जब तक पढ़ोगे लिखोगे नहीं, ये तुमको लूटता रहेगा। करेक्ट। तो ये है, यहाँ पे फिल्म खत्म होता है। और हिंदी में कौन सी बनी थी जो वास्तववादी फिल्म उसके हिंदी में जैसे अब ये अपनी जो मदर इंडिया है ना, उसका ओरिजिनल था औरत, अच्छा। महबूब साहब ने बनाई थी। अच्छा। अगर आप मुझे पूछेंगे तो अभी इसमें मदर इंडिया गाने वगैरह, कलर फिल्म वगैरह बहुत अच्छी लगती है, नरगिस जी का काम वगैरह सब कुछ अच्छा है, लेकिन आप अगर औरत देखेंगे ना तो औरत इससे अच्छी है। अच्छा। वो ब्लैक एंड वाइट थी। ओके। ब्लैक एंड वाइट थी और बहुत इफेक्टिव थी, क्योंकि क्या होता है कि म्यूजिक का ना समटाइम मैनिपुलेट्स एंड मैनिपुलेट्स टू द एक्सटेंट that kills the basic essence of the film. गाने में इतना कुछ जो डेकोरम हो जाता है ना सारा, वो बह जाता है, इसलिए जो पैरेलल सिनेमा के लोग थे उन्होंने गाने का भी यूज़ नहीं किया, उन्होंने हार्श रियलिटी दिखाई, तो वो हार्श रियलिटी वहाँ पे है, औरत में है। ओके। वो है वहाँ पे। अच्छा। तो ऐसी फिल्में बहुत बनी थी, बहुत लोग बनाते थे, बहुत माने कुछ लोग बनाते थे ऐसी रियलिस्टिक फिल्में कि जिसमें ऐसी कुछ कहानी बताते कि क्या कैसे होता है। बाकी तो फिर हमारा जो सिनेमा था ना, हिंदी सिनेमा जो था, वो जिसको आज हम पॉपुलर सिनेमा एंटरटेनमेंट वैसे ही बनता गया। बीच बीच में ऐसी कुछ फिल्में बनती थी कि जिसमें ये हार्श रियलिटी, रियलिज्म वगैरह आता था। फिर नीचा नगर बनी थी 1946 में,
जो चेतन आनंद ने बनाई थी, देव साहब के सबसे बड़े भाई, नीचा नगर, उसको वेनिस में उस वक्त बड़ा अवार्ड मिला था नीचा नगर को। और लोअर डेप्थ जो प्ले है ना, उस पर बनी थी नीचा नगर। तो उसमें मुंबई के स्लम एरिया का सारा शूटिंग जो लाइव थी, लाइव दिखाई वहाँ गई की थी, बताई गई थी वहाँ की तो कहानी। ये नीचे स्तर के जो लोग हैं किस तरह से जीते हैं, उनकी रियलिटी क्या होती है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी क्या होती है, वो उसमें ये सारी। किस साल में बनी होगी? 1946 46 में। नीचा नगर। ओके, मतलब आम आदमी की कहानी, आम आदमी की लाइफ, ये सारा पहले बना डे था। 46 में। 46 और 1947 में फिल्म बनी थी धरती के लाल, जो इप्टा की फिल्म थी। अच्छा। इप्टा तो आपको मालूम है थिएटर की कंपनी, लेकिन इप्टा उस ज़माने में उसने पहली फिल्म बनाई थी इप्टा में। अच्छा। और उसमें ये सारे लोग, सलील दा, ऋत्विक घटक, ये लोग सब उसमें थे इप्टा में। और ये फिल्म बनी थी इप्टा में धरती के लाल। उसका डायरेक्शन किया था ख्वाजा अहमद अब्बास, जिन्होंने 7 हिंदुस्तानी की थी, जिसमें अमिताभ बच्चन का डेब्यू हुआ था। करेक्ट। वो अब्बास साहब। अच्छा। अभी अब्बास साहब की थोड़ी सी कहानी आपको बताना चाहूँगा। ये अब्बास साहब थे ना, ये टू बिगिन विथ ही वॉज अ फिल्म क्रिटिक। ओके। वो बॉम्बे क्रॉनिकल नाम का उस ज़माने में पेपर निकलता था, उसमें वो इंग्लिश पेपर था, उसमें वो फिल्म क्रिटिसिज्म लिखते थे। एंड ही वॉज सच अहेड ऑफ अ टाइम एज अ क्रिटिक। तो ये साठे साहब उनके झगड़े होते थे, देवर सेम एज। तो उन्होंने एक बार ऐसा लिखा था कि देवदास सबसे बुरी फिल्म है। और साठे साहब थे, अब ये सब 20-25 साल के बच्चे थे। तो साठे साहब ने बोला, यार ऐसे कैसे लिखे, देवदास इतनी पॉपुलर पूरे देश में, सब पूरा देश पागल होगा, ये आदमी कैसे लिख सकता है पागल। उनकी दोस्ती नहीं थी। तो उन्होंने बॉम्बे क्रॉनिकल को लेटर लिख दिया कि ये गलत है, तुम्हारा क्रिटिक कुछ सुन जानता नहीं, ये नहीं, तो बड़ा लिख दिया। तो अब्बास साहब ने उनको बुला लिया, आओ मेरे पास बैठो, ये तुमने जो लिखा है ना, ये थोड़ा सा तुम एडिट करो, ये इतना लंबा नहीं छापूंगा, मुझे छापना है, लेकिन मैं एडिट नहीं करूँगा, तुमने मेरे बारे में कुछ बोला तो तुम एडिट करके दो। तो उन्होंने दिया। बाद में उसके बाद में खुद अब्बास साहब ने फिर से लिखा कि देवदास ये फिर मैनिपुलेशन वाली बात है, और ये किस किस्म का मैसेज देता है युवकों को, पागल करने वाली चीज़ है ना। जैसे आज बोल बच्चे, अरे मैं हीरो की तरह, अरे हीरो क्या, वो सच नहीं है। तो उसके पीछे लोग भागते हैं। तो वो क्या था, कैसे गलत एक संस्कार दिया जाता है, वगैरह वगैरह बातें उन्होंने की थी। फिर बाद में उन्होंने और एक आर्टिकल लिखा था, उसमें लिखा था कि पीपल विल रिमेंबर इनग्रिड बर्गमन बट नॉट ग्रेटा गार्बो। एंड ग्रेटा गार्बो वॉज द ग्रेटेस्ट स्टार ऑफ दैट टाइम ऑफ हॉलीवुड। ग्रेटा गार्बो को 1935 में सबसे बड़ा पेमेंट उस वक्त का मिला था $1,00,000। वो $1,00,000 का चेक मैंने सिनेमाथेक फ्रांसे में, पेरिस में 1996 में जाके देखा था। तो उन्होंने लिखा था ग्रेटा। बाद में ये जो, तो उस पर भी बड़ा उनका बहस हुआ। बाद में वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन एलिया कज़ान, जो आगे जाके बहुत बड़ी फिल्म मेकर है, एलिया कज़ान, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा था कि स्टार्स आर लव्ड बट एक्ट्रेस आर एडमायर्ड। तो ये सब इनके साथ होता था। ये अब्बास साहब थे, इन्होंने ये धरती के लाल, और धरती के लाल वो जो 1942 में जो बड़ा अकाल पड़ा था बंगाल में, उस पर वो फिल्म बनी थी। और उसकी सारी, उसको इन्वेस्टिगेट, ये अकाल क्यों पड़ता है, और एक अकाल पड़ता है तो ये इनकी हालत इतनी ख़राब क्यों बन जाती है। पैसे नहीं होते ना उनको, जो अभी आजकल चर्चा में आता है ना, ये जो फार्मर लोग जो भी बनाते हैं, तो उसको ठीक से उसका भाव मिलना चाहिए, उसके पैसे मिलने चाहिए, जो मिलते नहीं, इसलिए बेचारों की हालत ख़राब हो जाती है। तो वो तब से लेके था। तो 42 का जो अकाल था, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अकाल था। उस पर 1947 में वो बना। बाद में मृणाल सेन ने फिल्म बनाई अकालेर संध्या ने, इन 1984, उसमें स्मिता पटेल ने काम किया था। अकालेर संध्या ने करके बहुत अच्छी फिल्म है। तो ये 47 में ये फिल्म है। तो ऐसी फिल्में बनती थी, रियलिस्टिक फिल्में हमारे यहाँ भी बनती थी। बाद में जो सत्यजीत राय ने पत्थर पंचाली बनाई 1955 में, तब से एक नया दौर शुरू हो गया, एक नई धारा हमारे यहाँ में, हमारे फिल्मों में आ गई। वो एक अलग कहानी है वहाँ से। लेकिन बिमल दा जो थे, इन्होंने जो फिल्में बनाई वो काफ़ी क्लोजर टू लाइफ कैरेक्टर, जैसे बलराज साहनी ने अभी वो जो 2 बीघा ज़मीन में जो काम किया था,
तो उसमें मतलब एज एन एक्टर ऑल्सो उन्होंने बहुत कोशिश की थी कि रियल कैरेक्टर धरती के लाल, हाँ धरती के लाल, फिर 2 बीघा दो ज़मीन, बीघा ज़मीन। तो ये सारी फिल्में जो थी उनकी वो काफ़ी क्लोजर टू लाइफ हुआ करती थी। अभी वो था उसका एक ये था कि हमारे यहाँ जैसे आपने हमें बताया कि रियलिस्टिक फिल्म बनती थी। अभी ये 2 बीघा ज़मीन क्यों बनी, उसकी प्रेरणा कहाँ है? उसकी प्रेरणा है इटली में। हाँ, जब दूसरा महायुद्ध ख़त्म हो गया 1944 में, और पूरा यूरोप क्या हो गया था, हमको पूरा यूरोप ख़त्म हो गया, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। और 45 के बाद जैसे युद्ध ख़त्म हो गया, अब लोग अपने अपने काम में जुड़ गए, फिल्म वाले भी जुड़ गए। तो उसमें एक बंदा था रॉबर्टो रोज़ेलिनी, तो उसने एक फिल्म बनाई रोम द ओपन सिटी 1945 में। वहाँ से ये न्यू रियलिज्म आ गया। तो उनका कहना ये था कि रियलिज्म था फिल्मों में, हाँ, लेकिन अभी आई विल मेक अ फिल्म विद द न्यू रियलिज्म। हाँ, तो न्यू रियलिज्म क्या है कि जो रियलिज्म था वो फिल्म जिस तरह से बनती है, स्टूडियो में बनती है, फिर वो जो गरीबी है जो भी है वो वैसे के वैसे दिखाना, स्टूडियो में क्रिएट करके दिखाना, रियलिज्म क्रिएट करके दिखाना। और ये न्यू रियलिज्म था वो जैसे है वहाँ जाके दिखाना, मतलब ऑन लोकेशन, मतलब ऑन लोकेशन पे शूट, हाँ, वहाँ से शुरू हुआ। वो वैसे बनाया नहीं जाता, मतलब रियलिज्म इसके बाहर आके, हाँ। तो उन्होंने बोला कि ये जो सिनेमा था न्यूज़म वो हमारी ज़िंदगी में घुस गया, हाँ, बिना वो क्रिएट किए स्टूडियो में। तो इन्होंने क्या किया, रोज़ेलिनी ने, दे डिस्कार्डेड स्टूडियो, दे डिस्कार्डेड ट्रेंड एक्टर, इवन एक्टर भी, नॉन एक्टर चाहिए। और वो जो सारा बना था सिनेमा में कि ये होता है, वो सारा उन्होंने नकारा और दूसरी एक शैली बनाई जिसका नाम था न्यूरिज्म। ओके, द रोम द ओपन सिटी वाज द फर्स्ट फिल्म इन दैट थिंग। बाद में उनके जो साथी थे विटोरियो दी सिका, उन्होंने फिल्में बनाई। उनकी फिल्म एक जो थी बाइसिकल थीव्स, 1948 में बनी बाइसिकल थीव्स। वो बाइसिकल थीव्स देख के बहुत सारे लोग दुनिया में प्रभावित हो गए, उसमें से हमारे एक सत्यजीत राय भी थे। और बाइसिकल थीव्स यहाँ भारत में दिखाई गई 1952 के फिल्म फेस्टिवल में। हमारे देश का पहला फिल्म फेस्टिवल और आशिया का पहला फिल्म फेस्टिवल 1952 में हुआ। इंटरनेशनल फेस्टिवल भारत में पहली बार हुआ 1952 में। वो आशिया का पहला था और भारत का भी पहला था। उसमें कुछ फिल्में देखा, उसमें बाइसिकल थीव्स दिखाया गया। वो देखने के बाद विमल दा ने 2 बीघा ज़मीन बनाई। तो उसमें भी बाप बेटे का स्ट्रगल है, बाइसिकल थीव्स में, इसमें भी बाप बेटे। वो कलकत्ता में जाते, तो टोटली रियलिस्टिक, इतना रियलिस्टिक था कि अभी बलराज साहनी जो थे, वे तो सच ए ब्रिलियंट एक्टर ऑफ इंडियन सिनेमा, अमेजिंग एक्टर। तो वो तो यूरोप से सीख के आए थे, वो तो वेरी लर्नेड सूटेड बुटेड पर्सन, एकदम हाई पर्सनैलिटी थी। अभी उसको एक ऐसा आदमी बनाने जो कलकत्ता की रिक्शा चलाता है, तो उनको कलकत्ता में जाकर वहाँ वो प्रैक्टिस करनी पड़ी। वो रिक्शा जो होते हैं आदमी चलाते हैं, लोग के भागते हैं ना, और पाँव में जूते नहीं, भागो, इस तरह से उन्होंने ट्रेनिंग ली थी। और वो जो बैठते, मैं कभी कभी क्लास में बैठ के दिखाता, आई एम नॉट एक्टर, लेकिन मैं बैठ के दिखाता हूँ कैसे बैठे। वो बैठने का उनका जो पोस्चर है ना, उससे पता चलता है कि क्या एक्टर है ये। वो वैसे ही बैठते, वो जो गाड़ी रहती है ना उनके हाथ गाड़ी, वो साइकिल ऐसे नीचे रख देते हैं, उसके बगल वहाँ बैठ जाते वैसे, और बीड़ी फूकते रहते हैं। या तो कोई चाय थोड़ी सी पी लेते, कुछ खाने का तो होता ना कि पेट पीट एकदम पीछे गए, कुछ नहीं। तो मेरे ख्याल से यहाँ से डायरेक्टर से लेके, राइटर से लेके, एक्टर से लेके, ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइफ और क्लोजर टू लाइफ, ये सारा सिनेमा में आना शुरू हो गया, है ना। विमल दा, फिर सत्यजीत रे, ऋत्विक घटक साहब, है ना। और मेरे ख्याल से उस ज़माने में यही होता होगा कि सिनेमा के जो अंग हैं, मतलब एक विजुअल है, साउंड है ना, इसका भी एक अलग तरीके से उसका एक अभ्यास या उसका एक यूज़ करना भी अलग तरीके से इन लोगों ने, जैसे ऋत्विक घटक का था कि साउंड उनका बहुत अलग तरीके से उन्होंने डिज़ाइन करना शुरू कर दिया था। तो ये सारा एरा हुआ होगा उस ज़माने में। वंडरफुल। सो मेरे ख्याल से हम न्यू सिनेमा में आ गए, ऑलमोस्ट जो हमसे रिलेट होता है उस तरह के सिनेमा पे आ गए हैं। तो मेरे ख्याल से हम यहाँ रुक जाते हैं इस बार।
और फिर आगे चल के हो सकता है हम बैकग्राउंड कैसे आया या गाने कैसे आए, प्लेबैक कैसे आया, इस पे हम बात करेंगे। बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब ये कमाल का मज़ा आ रहा है, मैं सच कह रहा हूँ। मतलब ये बात करते जाओ मतलब हम, बट इसको एक टाइम का लिमिट हमको देना पड़ता है, तो इसीलिए हम अगले एपिसोड में उसकी बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यस, है ना फिल्म इंडस्ट्री के दिलचस्प किस्से। तो जैसा मैंने कहा कि अगर और कुछ जानकारी चाहिए या आपको अगर ये पॉडकास्ट अच्छा लग रहा है, इस सीरीज़ में ये जो पॉडकास्ट हमारे चल रहे हैं फिल्म के बारे में, फिल्म के एवोल्यूशन के बारे में, तो हमें कमेंट्स में बताइए, ताकि हम और इसको आगे ले जाएंगे, इसके और सारे पॉडकास्ट बनाएंगे, वीडियोस बनाएंगे, और क्या कहते हैं, और कुछ जानकारी अगर हम ला सकें तो हमें बड़ा आनंद होगा वो आप तक पहुंचाने के लिए। तो प्लीज़ और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी तो हम पॉडकास्ट और बना पाएंगे। धन्यवाद।